नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडिया का एंटार्क्टिक प्रोग्राम। एंटार्क्टिका में इंडिया कहाँ कहाँ पे कैसे इन्वॉल्व है, इंडिया का एंटार्क्टिक प्रोग्राम क्या बोलता है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च क्या है, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी किसमें, एंटार्क्टिक के एक्सप्लोरेशन में, ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का एंटार्क्टिक प्रोग्राम का। ओके, जो भी इंडियन साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं उसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे साइंटिस्ट इस समय पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, और एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम क्या करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, इंडिया जिस प्रकार से भी एंटार्क्टिका में इन्वॉल्व है वो इंडिया की ओवरऑल इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी और चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंटार्क्टिका में हमारे साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उसका ग्लोबल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस तो है ही, इंडिया के लिए डोमेस्टिक सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस पूरे वीडियो में, इस पूरे लेक्चर में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का एंटार्क्टिक प्रोग्राम किस तरीके से शुरू किया, अभी के लिए किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, आगे आने वाले समय में क्या होगा। बहरहाल ये जो आपको सामने फोटो नज़र आ रही है ना, ये हमारा ही एक एंटार्क्टिक का स्टेशन सेटअप किया गया स्टेशन है। आप नीचे कमेंट बॉक्स बताइए इसका नाम क्या है, हालांकि इसका नाम थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। तो अब देखते हैं, इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम एक मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है। ये काम किसके अंदर कर रहा है, तो काम कर रहा है ये अंदर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये जो इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम है इसको 1981 में शुरू किया गया, जब इंडिया का पहला मैंड एक्सपेडिशन, जब इंडिया के लोग एंटार्क्टिका गए थे। कहीं ना कहीं इंडिया का जो एंटार्क्टिक प्रोग्राम है इसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली है, क्योंकि इंडिया ने एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन किया है, और एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन करने के बाद इंडिया का पहला एंटार्क्टिक रिसर्च बेस बना एंटार्क्टिका में 1983 में दक्षिण गंगोत्री में, और बाद में बना मैत्री 1989 में। जो सबसे नया बेस बना है वो बना है 2012 में, जिसका नाम है भारती। भारती बेस को बनाने में 134 शिपिंग कंटेनर्स। कभी अगर आप पोर्ट के इलाके में रहे हो या कभी आपने नार्कोस जैसे सीरियल देखे हो, बहुत से सीरियल्स में आपको शिपिंग एरियाज दिख जाते हैं। उन शिपिंग एरियाज में दो प्रकार के कंटेनर्स होते हैं, 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर। इन कंटेनर में सामान लोड के समुद्र के रास्ते एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेके जाया जाता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। ठीक है भाई, तो इसी तरीके के कंटेनर्स में 134 कंटेनर्स को रीशेप करके, ठीक है, रीऑर्गेनाइज करके ये भारतीय नाम का बेस बनाया गया है। तो इंडिया के एंटार्क्टिक प्रोग्राम के अंदर होता क्या है, तो भैया एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, अर्थ, केमिकल और मेडिकल साइंसेस की पढ़ाई करता है इंडिया। इंडिया ने एंटार्क्टिका में लॉजिस्टिक्स को स्टैब्लिश करने में, ओवरऑल अपने प्रोग्राम को चलाने में जिस प्रकार की भी प्रोग्रेस हासिल की है वो काबिल तारीफ है। कहीं ना कहीं इंडिया के जो एनुअल एक्सपेडिशंस जाते हैं एंटार्क्टिका में, उनका जो टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इंडिया के एंटार्क्टिक प्रोग्राम की बात की जाए तो भैया हमारे देश के साइंटिस्ट और बहुत अलग अलग डिसिप्लिन्स के साइंटिस्ट इंडिया के एंटार्क्टिक प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। ये डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं, तो एटमॉस्फेरिक साइंस के साइंटिस्ट, मीटरोलॉजी के साइंटिस्ट, अर्थ साइंसेस के साइंटिस्ट, ग्लेशियोलॉजी, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस के साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं एंटार्क्टिक प्रोग्राम में, जो भी ग्लोबल एक्सपेरिमेंट्स है उसको लेके। और ये सब एक्सपेरिमेंट्स एक प्रोग्राम के अंदर होते हैं, या फिर कह लीजिए एक कमिटी के अंदर होते हैं, जिसका नाम है साइंटिफिक कमिटी ऑन एंटार्क्टिक रिसर्च। तो ये जो साइंटिफिक कमिटी ऑन एंटार्क्टिक रिसर्च है, तो उसके अंदर हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग डिसिप्लिन्स में एंटार्क्टिका में अपने रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो मैत्री नाम का इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, इट वर्क्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेटिव स्टडीज विद सम एंटार्क्टिक ट्रीटी नेशन। तो इस मैत्री नाम के स्टेशन में इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ, जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड और यूएसए के साथ मिलकर रिसर्च करता है व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एंटार्क्टिका। और इसी मैत्री स्टेशन में मलेशिया, कोलंबिया, पेरू, मॉरिशस के साइंटिस्ट भी आके काम कर चुके हैं। सबसे पहला स्टेशन कौन सा बना इंडिया का एंटार्क्टिका में, तो बड़ा दक्षिण गंगोत्री। ये इसकी फोटो है, ये शुरुआती फेज है जब दक्षिण गंगोत्री बन रहा था, बाद में इसको थोड़ा एक्सटेंड भी किया गया है। तो दिस वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड स्टेशन इन एंटार्क्टिका। ये इंडिया के एंटार्क्टिक प्रोग्राम का पार्ट था, साउथ पोल से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पे था, और 1983-84 में इसमें बनाया गया। पहली बार ऐसा हुआ 1983-84 में कि इंडियन टीम ने पूरी सर्दी एंटार्क्टिका में काटी इस दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन में। इस दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन को 8 वीक में बनाया गया 81 मेंबर टीम के द्वारा। जनवरी 1984 में कंप्लीट हुआ। इंडियन आर्मी की मदद के बिना तो वैसी चीज़ें हो ही नहीं सकती।
और फिर 26 जनवरी 1984 इंडिया का रिपब्लिक डे इसी दक्षिण गंगोत्री के रिसर्च स्टेशन में मनाया गया। सोवियत साइंटिस्ट भी थे, ईस्ट जर्मन साइंटिस्ट भी थे। और आज की डेट में जो दक्षिण गंगोत्री है वहाँ ज़्यादा कोई रहता नहीं है, इसको सप्लाई बेस और ट्रांजिट कैंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो एंटार्क्टिका में हमारे दूसरे स्टेशन है, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो भाई रिजर्व में कुछ चीज़ें दक्षिण गंगोत्री स्टेशन में रखी जाती हैं, तो लोग यहाँ से जाके इस बेस से चीज़ें लेके आ सकते हैं। या फिर कभी कभी अगर ओवरऑल एंटार्क्टिका में आपको रिसर्च करनी है तो एक जगह पे रह के नहीं कर सकते, आपको पूरे एंटार्क्टिका में घूमना पड़ेगा, तो ट्रांजिट कैंप की तरह भी दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन को प्रयोग किया जाता है। एंटार्क्टिका में इंडिया के दूसरे रिसर्च स्टेशन की बात की जाए तो मैत्री इज द सेकेंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इन एंटार्क्टिका। इसको बना के 1989 में तैयार किया गया। दक्षिण गंगोत्री एक समय के लिए 1991 में पूरी तरीके से दब गया था, तो 1989 में मैत्री पूरी तरीके से कमीशन हो गया। ये जो मैत्री नाम का रिसर्च स्टेशन है ये स्किरमाचर ओसिस में पड़ता है। आई एम सॉरी अगर मैं इस चीज़ को सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। स्किरमाचर ओएसिस की अगर बात की जाए तो अगर ये आपको एंटार्क्टिका का नक्शा नज़र आ रहा है तो ये है स्किरमाचर ओएसिस। ठीक है भाई, यहाँ पे ये रॉस आइस शेल्फ है, यहाँ पे रॉस सी है, यहाँ पे वेडल सी है, और ये जो चारों तरफ समुद्र नज़र आ रहा है एंटार्क्टिक ओशन के, इसको आप बोलते हो साउदर्न ओशन। इसके लिए एक और यहाँ पे डायग्राम है, तो मैं आपको वो डायग्राम दिखा देता हूँ थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को बीच में रोक के। ये देखिए, यहाँ पे आपको रॉस सी नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको वेडल सी नज़र आ रहा है। और मैत्री स्टेशन कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, तो इस जगह पे आपको स्किरमाचर ओएसिस में आपको मैत्री स्टेशन नज़र आ रहा है। मैत्री स्टेशन से 5 ही किलोमीटर दूर रशिया का एक स्टेशन है जिसका नाम है नोवोजारस्काया। सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग थे। तो ठीक है भाई, तो ये जो मैत्री नाम का स्टेशन है, इस मैत्री नाम के स्टेशन के पास इंडिया ने एक फ्रेश वाटर लेक भी बनाई है जिसको लेक प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो मैत्री रिसर्च स्टेशन है वो केवल 5 किलोमीटर दूर है रशियन नोवोलार्स्काया रिसर्च स्टेशन से। इस मैत्री रिसर्च स्टेशन में बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन पर रिसर्च होती है, बायोलॉजी में, अर्थ साइंसेज में, ग्लेशियोलॉजी में, एटमॉस्फेरिक साइंसेज में, मीटरोलॉजी, कोल्ड रीजन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, ह्यूमन फाइजियोलॉजी और मेडिसिन, इन सब पे रिसर्च होती है मैत्री में। फिर बात करते हैं भारतीय रिसर्च स्टेशन की। देखिए, इंडिया का जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन है वो है भारती, 2012 में बना था। और ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही लेक्चर के स्टार्ट में दिखाया था एक रिसर्च स्टेशन की फ़ोटो, वो एक्चुअली में भारतीय रिसर्च स्टेशन की फ़ोटो थी। इस भारतीय रिसर्च स्टेशन को 134 रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है। यहाँ पे जो रिसर्चर्स काम करते हैं वो आराम से काम कर सकते हैं, हार्श वेदर में विंटर्स के दौरान भी रह के यहाँ पे रिसर्चर्स अपना काम कर सकते हैं। ये जो रिसर्च स्टेशन है दिस इज समवेयर 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मैत्री। तो अगर भारतीय रिसर्च स्टेशन मैत्री से 300 किलोमीटर ईस्ट में है तो क्या हम लोग इस नक्शे में देख के कहीं बोल सकते हैं कि भारतीय रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? मैं थोड़ा मार्कर ऑन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ भारतीय रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो भारतीय रिसर्च स्टेशन है दिस समवेयर नियर हेयर, जहाँ पे आपको मेरा कर्सर अभी घूमता हुआ दिख रहा है, यहाँ कहीं पे है, आर्मरी आइस शेल्फ के पास है आपका ये भारतीय रिसर्च स्टेशन। ठीक है भाई, तो भारतीय रिसर्च स्टेशन की लोकेशन मैंने आपको दिखा दी। हालांकि आपको बस इनकी लोकेशंस न याद रख के आपको ये याद रखना है कि भारतीय रिसर्च सेंटर और आपका मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये वो रिसर्च सेंटर हैं जो अंटार्कटिका में, आर्कटिक में भी कुछ हैं। नाम पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर बात की जाए तो भाई इस रिसर्च स्टेशन में क्या होता है, तो रिसर्च होती है टेक्टोनिक्स पे, ओशनोग्राफी पे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पे, कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप के फिनोमेना पे ये लोग फोकस करते हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया की सब कॉन्टिनेंट की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को भी यहाँ समझने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब पैंजिया टूटा था तो पैंजिया से जो साउदर्न पार्ट निकला था वो था गोंडवाना लैंड। तो जब पैंजिया टूटा, जो सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, मैंने सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया पे वीडियो बना रखी है, तो आप पैंजिया मेरे नाम के साथ सर्च मारिए यूट्यूब में, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको पैंजिया के बारे में नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो पहले, आज की डेट में जो दुनिया भर का लैंडमार्क दिख रहा है ना टूटा हुआ, वो अलग अलग नहीं था, वो एक ही था, और वो था पैंजिया सुपरमास। वो पैंजिया सुपरमास 2 भागों में टूटा। जो सदर्न भाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड, जो नॉर्दर्न भाग था उसका नाम क्या था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये जो गोंडवाना लैंड था, इस गोंडवाना लैंड से इंडिया का लैंडमास भी निकला है और एंटार्क्टिका का लैंडमास भी इसी गोंडवाना लैंड से निकला है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और एंटार्क्टिका दोनों कोस्ट लाइन को शेयर करते थे उस समय पे, तो इनकी शेयर्ड हिस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं
जो जियोलॉजिकल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है इंडियन प्लेट में और अंटार्कटिका प्लेट में। वो अलग बात है कि आज की डेट में अंटार्कटिका कहाँ है और इंडिया की प्लेट कहाँ पे है। अब बात करते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च। देखिए, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च, जिसको NCPOR बोलते हैं, इसको पहले बोला जाता था नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च, NCAOR। ये एक इंडियन रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि वास्को डी गामा, गोवा में सिचुएटेड है। ये जो NCPOR है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट के अंदर। और डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर है। क्या काम है इस डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट का, एडमिनिस्ट्रिंग द इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम एंड मेंटेन्स द इंडियन गवर्नमेंट एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन भारती एंड मैत्री। तो कुल मिला के इस नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट के अंदर काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है, जिसका काम है इंडिया के एंटार्क्टिक प्रोग्राम को देखना, साथ साथ इंडिया के रिसर्च स्टेशन भारती और मैत्री का ध्यान रखना। ठीक है भाई। ये जो NCPOR है, ये ग्लोबल एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को होस्ट करता है, इंटरनेशनल कमिटीज़ में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये काम किसे अंदर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब इंडिया की साइंटिफिक कम्युनिटी जो एंटार्क्टिका के रिसर्च में इन्वॉल्व है, उसने आज तक किया क्या क्या, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं। तो भाई, एंटार्क्टिका से जो 240 नई स्पेशीज मिली है बैक्टीरिया की, उसमें से 30 इंडिया ने भी ढूंढी है। तो 240 नई स्पेशीज जो कि एंटार्क्टिका से मिली है, उनको उनमें से 30 ढूंढने में इंडियन साइंटिस्ट का रोल है। फिर भाई, ये इंडियन साइंटिस्ट एंटार्क्टिका से जो बैक्टीरिया मिलते हैं उनके जीन्स को स्टडी करते हैं और इनके जीन्स के दम पे इस प्रकार की जेनेटिक प्रॉपर्टीज को आगे आने वाले समय में डेवलप किया जा सकता है, जिससे कि बहुत लो टेम्परेचर में सर्वाइव किया जा सके। जो कि एंटार्क्टिका के लैंडस्केप में अगर कोई बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ठंडी से सर्वाइव करने के जीन्स है उसके पास। फिर भाई, लाइपेसिस और प्रोटियसिस को आइडेंटिफाई करना। ये देखिए, लाइपेसिस और प्रोटियसिस एंजाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी में मिलते हैं। तो लाइपेसिस और प्रोटियसिस को आइडेंटिफाई करना, उनके ऊपर स्टडी करना, ये लो टेम्परेचर पर कैसे काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी बात करना। अभी लाइपेसिस और प्रोटीसिस में बिल्कुल ही घुस जाओगे तो आप बायोलॉजी में घुस जाओगे, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, हम एक जर्नलिस्ट के एटीट्यूड से पढ़ रहे हैं। फिर भाई, स्किरमैचर ओएसिस, जहाँ पे आपका मैत्री स्टेशन मिलता है, उसकी जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप्स को पब्लिश करना। और ये देखना कि भाई, एंटार्क्टिका के इन्वायरमेंट में अगर ह्यूमन बींग्स अडेप्ट कर पा रहे हैं, इतने हार्श इन्वायरमेंट में अगर ह्यूमन बींग्स अडेप्ट कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी कहीं ना कहीं एंटार्क्टिका में रह के अगर सर्वाइव कर रही है, तो उस सर्वाइवल की टेक्नोलॉजी को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। हमारे जो सोल्जर्स हिमालयन इलाके में डिप्लॉयड हैं, जो कि हमारे देश की बाउंड्री को चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से बचा रहे हैं, वो कैसे अपने आप को अडेप्ट कर पाए हिमालय की स्टफ टोपोलॉजी में, इस चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं कौन, एंटार्क्टिका में बैठे हुए हमारे साइंटिस्ट। और उस रिसर्च को फिर हमारे इंडियन सोल्जर्स के बेनिफिट के लिए और हमारे देश के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई, कहीं ना कहीं एंटार्क्टिका के साइंटिफिक प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होकर काफी फायदा है। तो भैया, इंडियन साइंटिस्ट एटमॉस्फेरिक साइंसेस, क्लाइमेट चेंज, जियो साइंस एंड ग्लेशियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी इन मेडिसिन, इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। इंडिया ने बहुत सारे नॉवल प्रोग्राम्स भी चलाए हैं पोलर साइंस को लेके, जैसे असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल डाइवर्सिटी इन आर्टिक एंड एंटार्क्टिक, पास्ट एंड प्रेजेंट, environmental monitoring and health of Indian Antarctic stations in pursuit of Antarctica Treaty System and its governance, long-term modeling and modeling of precipitation over Antarctica, कितनी बारिश होती है अंटार्कटिका के ऊपर, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग एंटार्क्टिक सी आइस एंड लैंड आइस टोपोग्राफी, ग्लेशियर्स पे ध्यान देना कितने पिघल रहे हैं नहीं पिघल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट जो कि एंटार्कटिका में रह के अपनी स्टडी को कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब एंटार्कटिका में जो इंडियन साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, उनकी स्टडी से क्या कुछ सीधा फायदा है? बिल्कुल सीधा फायदा है। एंटार्कटिका के इन्वायरमेंट को स्टडी करके लार्ज स्केल वेदर फिनोमेना के प्रिडिक्शन मॉडल्स को डेवलप किया जा सकता है। लार्ज स्केल वेदर फिनोमेना, आपको पता है कि हमारे देश का जो टेम्परेचर है और हमारे देश का जो वेदर है वो बहुत हद तक इंडियन मानसून से इफेक्ट होता है। तो इंडियन मानसून किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे आगे आने वाले समय में, इसकी काफ़ी नॉलेज हमको लग सकती है एंटार्कटिका में रिसर्च करके। एक बहुत डीप टेम्परेचर लिंक है, एक बहुत डीप इन्वायरमेंटल लिंक है जिसको खंगालते हैं ये साइंटिस्ट जो कि एंटार्कटिका में एनालिसिस कर रहे हैं। साउदर्न ओशंस का क्या आप कह सकते हो कि लिंक है इकोसिस्टम से और एटमॉस्फेरिक चेंजेस से, इसको स्टडी करते हैं। तो अगर ये एंटार्कटिका है, मान लीजिए ये एंटार्कटिका आइलैंड है, तो चारों तरफ साउदर्न ओशंस है,
तो ऑब्वियस बात है इस साउदर्न ओशंस का एंटार्क्टिका की जियोलॉजी और टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आता है, ये स्टडी करते हैं एंटार्क्टिका के साइंटिस्ट। फिर कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ठंडी में क्या होता है कि पानी में डिजॉल्व हो जाता है, और आपको पता है कि ये पानी दुनिया भर के ओशंस तो आपस में कनेक्टेड है, तो ये पानी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ट्रॉपिकल वाटर से इक्वेटोरियल वाटर में पहुंचेगा। तो वो कार्बन जो कि एंटार्क्टिका के पास एंटार्क्टिका के ओशंस में चला गया था, वो ओशन का पानी जब सर्कुलेट करता हुआ ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल रीजन में पहुंचेगा तो वहां पे गर्मी की वजह से वो कार्बन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव कार्बन पानी में ऑब्जर्व होगा एंटार्क्टिका के पास पोलर इलाकों में, और वो ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल इलाकों में जाके फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग एग्रवेट हो जाएगी। तो ये भी इस पैटर्न को स्टडी करना भी काम है साइंटिस्ट का। फिर भाई कहीं ना कहीं जो हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर मैं बताता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए दोस्तों ये है इंडिया, ठीक है ना, इस तरफ आ जाइए तो यहाँ है यूरोप, इधर आप पहुंच गए नॉर्थ अमेरिका, इधर आप पहुंच गए साउथ अमेरिका, और यहाँ है अफ्रीका। ठीक है भाई, तो ये इंडिया है, तो इंडिया के नीचे तो भाई आपका इंडियन ओशन है, यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ इंडियन ओशन है। अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में आ गया आपका अटलांटिक ओशन, और इस तरफ आ गया आपका पैसिफिक ओशन, आपका नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में, साउथ अमेरिका के वेस्ट में। इन सब ओशंस के नीचे है आपका साउदर्न ओशन। ये साउदर्न ओशन पैसिफिक ओशन के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये साउदर्न ओशन अटलांटिक ओशन के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये साउदर्न ओशन इंडियन ओशन के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो जो हीट पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है, इंडियन ओशन में है, वो हीट सर्कुलेट करते करते साउदर्न ओशन में पहुंचेगी, साउदर्न ओशन में पहुंचेगी तो जो गर्मी है वो अंटार्कटिका तक पहुंचेगी, गर्मी अंटार्कटिका तक पहुंचेगी तो ये जो ग्लेशियर्स है अंटार्कटिका के वो मेल्ट होंगे तो भाई कहीं ना कहीं जो हमारा सी वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। इसकी स्टडी करना भी काम है अंटार्कटिका में डिप्लॉयड साइंटिस्ट का, और बहुत सी स्टडी करते हैं अंटार्कटिका के साइंटिस्ट। यहाँ देखिए 6 और प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं। 6 कोर प्रोडक्ट्स में देखते हैं क्या क्या है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स और बायोजियोकेमिस्ट्री ऑफ इंडियन ओशन के सेक्टर को पढ़ना, सी वाटर की सैंपलिंग करना अलग अलग डेप्थ्स पे, अंटार्कटिका के बॉटम में वाटर कैसे फॉर्म हो रहा है इसको देखना। फिर दूसरा सेक्टर क्या है साइंटिस्ट का कि भाई अंटार्कटिका के एटमॉस्फेयर में ट्रेस गैसेस कौन कौन सी, हाइड्रोजन कितना है, डाइमिथाइल सल्फर कितना है, ये सब चीजों को देखना। फिर भाई कोकोलिथोफोर्स नाम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से ओशंस में एग्जिस्ट करते हैं। सेडिमेंट्स में इनका कितना कंसंट्रेशन है, इससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर जियोलॉजी में, इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में पहले क्या क्लाइमेट रहा था, तो इसको स्टडी करना। एटमॉस्फेरिक एरोसॉल्स, उनकी ऑप्टिकल और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। साउदर्न ओशन का क्या इंपैक्ट है इंडियन मानसून पे, इसको स्टडी करना। साउदर्न ओशन में फूड वेब किस तरीके से काम कर सकता है, कितनी सस्टेनेबल फिशिंग कर सकते हो आप अंटार्कटिक के इलाके में, इसको स्टडी करना। तो ये 6 कोर प्रोजेक्ट्स हैं साइंटिस्ट के जो कि अंटार्कटिका में काम कर रहे हैं। इंडिया भी इसमें काफी हद तक इन्वॉल्व है। पोलर रिसर्च करने के लिए हमारा क्या कोई डेडिकेटेड वेसल है, तो बिल्कुल है, ORV सागर निधि। 2008 में इंडिया ने कमीशन किया सागर निधि। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है रिसर्च के लिए। एक आइस क्लास वेसल है जो 40 सेंटीमीटर डेप्थ तक की थिन आइस को खोद सकता है, एंटार्क्टिक वाटर्स में नेविगेट कर सकता है, रिमोटली ऑपरेबल व्हीकल की मदद से बहुत सारी स्टडीज कर सकता है डीप ओशन में। डीप सी नोड्यूल माइनिंग सिस्टम को स्टडी करने के लिए, सुनामी को स्टडी करने के लिए इस सागर निधि के प्रयोग करते हैं। एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम क्या है, तो एंटार्क्टिक ट्रीटी और रिलेटेड एग्रीमेंट्स क्या है कि भाई एंटार्क्टिका में इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रेगुलेशंस किस प्रकार से लगेंगे, इसको डिसाइड किया जाता है एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम के थ्रू। देखिए एंटार्क्टिका किसी कंट्री के अंदर नहीं आता है, एंटार्क्टिका सबके यूज के लिए है, पीसफुल यूज के लिए है। वहां पे किसी भी प्रकार की आप मिलिट्री एक्टिविटी नहीं कर सकते, एक लिमिट से ज्यादा वहां पे आप, वैसे तो अभी तक बिल्कुल ही उसको रोक रखा गया है, किसी भी प्रकार का वहां पे हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि अंटार्कटिका में भी हाइड्रोकार्बन रिजर्व से एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, अभी तक तो नहीं किया जाता है। तो भाई अगर ये इक्वेटर है तो 60 डिग्री साउथ के नीचे चले जाएंगे अगर आप, तो आपको पूरा का पूरा अंटार्कटिका मिलेगा। अंटार्कटिका ट्रीटी 1961 में फोर्स में आई थी, 54 पार्टीज हैं इसकी। इस ट्रीटी साफ साफ बोलती है कि अंटार्कटिका एक साइंटिफिक प्रिजर्व है, यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हर कंट्री आके अपना रिसर्च बेस स्टैब्लिश कर सकती है, किसी भी प्रकार की मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी कॉन्टिनेंट में। ठीक है, सितंबर 2004 से एंटार्क्टिक ट्रीटी सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, बुएनो एयर्स अर्जेंटीना में। और ये आपको फिगर एक बेसिक आइडिया बताएगा कि एंटार्कटिका में कौन कौन सी कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन है। तो ये था एनालिसिस दोस्तों पूरा इस वीडियो का। आई होप इंडिया के एंटार्कटिक प्रोग्राम के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाइएगा, जितना ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा वीडियोस मेरी वीडियोस को
रिकमेंड करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।